टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, हाईटेक हिंदी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज ये कविता हमने आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप निराश होते हैं, परेशान होते हैं, हताश होते हैं, समझ नहीं आता कि आप जो है शुरुआत कहाँ से करें। जी हाँ, आप शुरुआत करें क्योंकि शुरुआत ही महत्वपूर्ण है और एक बार जब शुरुआत होगी तभी जो है हम सफलता की मंजिल तक पहुँच पाएंगे। बहुत सारे टॉपिक हिंदी में ऐसे हैं जो आपको गाइडों में नहीं मिलते हैं, जो आपको किताबों में नहीं मिलते हैं, जो यूट्यूब चैनल पर मिलते भी हैं तो उनको ठीक से समझाया नहीं जाता, ठीक से बताया नहीं जाता। और अब तक जो वीडियो हम लाते रहे हैं उसमें हमारे मित्रों का ये बार बार कहना था कि सर भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर ध्यान केंद्रित करिए। तो ये शुरुआत हमने की है। कठिन नहीं है काव्य शास्त्र, आपको एक एक तथ्य, एक एक चीज इतनी बारीकी से समझाएंगे कि एक बार समझने के बाद ये चीजें आपको रट जाएंगी। आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं काव्य हेतु। काव्य हेतु एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और एनटीए नेट जेआरएफ हो, टीजीटी पीजीटी हो, केवीएस एनवीएस हो, इन सभी परीक्षाओं में काव्य हेतु से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच ताकि और लोग जुड़ सके और हम और मन से आपके लिए बेहतर कंटेंट लेकर के आ सके। तो आइए आज के टॉपिक को हम देखते हैं। काव्य हेतु बहुत आसान टॉपिक है, काव्य शास्त्र का सबसे इजी टॉपिक है। ये मान करके अगर आप पढ़ेंगे तो एक बार में चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। काव्य शास्त्र का जो ये विषय है काव्य हेतु, सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि काव्य हेतु का अर्थ क्या होता है। जी हाँ, काव्य हेतु का अर्थ होता है कारण। ये बात याद रखिएगा, एक ही शब्द परीक्षा में यही पूछा जाएगा, काव्य हेतु का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको और उनमें से एक ऑप्शन होगा कारण। तो काव्य हेतु का अर्थ क्या है? कारण है। कवि में काव्य प्रणयन की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले साधनों को काव्य हेतु या काव्य के कारण कहा जाता है। ये साधन कवि को काव्य प्रणयन सक्षम बनाते हैं। प्रयोजन से तात्पर्य रचना से प्राप्त होने वाले लाभों से है। एक बात आपको ध्यान रखना है, ये जो हम आपको बता रहे हैं इसमें हम ये बताएंगे कि काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन में अंतर क्या है। कई बार हमारे जो मित्र हैं, कई बार कई यूट्यूब चैनल देखते हैं, कई अन्य जगहों पर जो है जो विषय के बारे में जिनको ठीक से जानकारी नहीं होती वे बताते हैं कि काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन एक ही चीज है। जी नहीं, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन तो अलग अलग चीजें हैं और उनको हम उसी रूप में समझेंगे। प्रयोजन से तात्पर्य क्या है? प्रयोजन से तात्पर्य है रचना से प्राप्त होने वाले लाभ। किससे? रचना से। याद रखिएगा, रचना से प्राप्त होने वाले जो लाभ हैं उनके अंतर्गत क्या आता है? काव्य प्रयोजन आता है। यानी कि अगर आपने कोई रचना लिख दी और उससे आपको रुपए मिल रहे हैं, उससे पैसे मिल रहे हैं, उससे यश मिल रहा है, तो वो क्या है? काव्य प्रयोजन है। जी हाँ, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यदि ये लाभ, अब क्या है, यहां जो रचना आप कर रहे हैं, यदि ये लाभ काव्य निर्माण से पूर्व दृष्टिगोचर होते हैं तो क्या कहलाते हैं? प्रेरणा कहलाते हैं। आप कोई भी काम करते हैं तो काम करने से पहले जो आपका मन मस्तिष्क होता है उसको क्या कहते हैं? वो काम करने की पृष्ठभूमि होती है, काम करने के लिए प्रेरणा होते हैं। और जब काम हो जाता है तो काम होने के बाद में जो है वो प्रयोजन कहलाते हैं। यही चीज क्या है? यही अंतर है हेतु और प्रयोजन में। ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। बाद में कृति प्राप्त होती है, क्या है? बाद में आपको रचना मिलती है तो क्या होता है? तभी जो है काव्य प्रयोजन उत्पन्न होते हैं। और उसके पहले क्या होता है? उसके पहले कारण होता है, उसके पहले प्रेरणा होती है, उसके पहले हेतु होता है। तो ये चीज अगर आप ध्यान रखेंगे, हमने अंडरलाइन किया हुआ है चीजों को, आप देखेंगे रचना से प्राप्त लाभ को क्या कहते हैं? प्रयोजन कहते हैं। ठीक है। और ये लाभ जो होता है ये 2 रूपों में होता है, एक प्रेरणा के रूप में होता है और एक प्रयोजन के रूप में होता है। तो ये बात आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। हेतु और प्रयोजन में अंतर है। अभी हमने आपको बताया हेतु और प्रयोजन को कभी आपको एक नहीं मानना है। हेतु और प्रयोजन में अंतर है। काव्य शास्त्र आपको इसलिए भी समझ में नहीं आता क्योंकि कई बार चीजों को गड्ढ-मड्ढ करके समझाया जाता है। जो आपको समझाने वाला होता है उसको खुद पता नहीं होता है कि वह आपको चीजों को किस प्रकार समझाए। हेतु और प्रयोजन में अंतर है।
हेतु का संबंध कवि सामर्थ्य से है। किससे है? कवि सामर्थ्य से है। जबकि प्रयोजन का संबंध कृति से प्राप्त होने वाले लाभों से है। अभी हमने बात की थी आपको, यहां ध्यान रखना है, एक का संबंध रचना से है और दूसरे का संबंध रचनाकार से है। जो हेतु है उसका संबंध रचनाकार से है, जबकि जो रचना है उसका संबंध किससे है? प्रयोजन से है। ये बात आपको ध्यान रखना है। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य हेतुओं का निर्माण करने वाले आचार्यों में कौन कौन से आते हैं? याद रखिएगा, भामह, दंडी, वामन, रुद्रट, कुंतक और मम्मट। इनके नाम क्या हैं? उल्लेखनीय हैं। ये संस्कृत के आचार्य हैं। एक बार पुनः देखते हैं, भामह, दंडी, वामन, रुद्रट, कुंतक और मम्मट। हाईटेक हिंदी के वीडियो आप देखिए, लगातार देखिए, आपको ये चीजें हूबहू रट जाएंगी। आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। हिंदी के रीतिकालीन कवियों में, जी हाँ, काव्य शास्त्र का सबसे चमक दमक प्रयोग आपको हिंदी में कहाँ देखने को मिलता है? सर्वाधिक प्रयोग आपको कहाँ देखने को मिलता है? आपको रीतिकालीन कवियों के यहाँ, रीतिकालीन जो परंपरा की काव्य रचनाएं हैं उनमें आपको काव्य शास्त्रीय सिद्धांत देखने को मिलते हैं। जी हाँ, रीतिकालीन कवियों में सुरति मिश्र, श्रीपति और आधुनिक युग में जगन्नाथ प्रसाद भानु आदि ने हेतु निरूपण किया है। इसमें मौलिकता एवं नवीनता नहीं है, बल्कि क्या है? जो संस्कृत आचार्यों ने लिखा था उसी का दोहराव मात्र है। जी हाँ, उसी का पृष्ठपेषण है। ये बात आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। जैसे का तैसा उन्होंने लिख दिया है। जी हाँ, तो हिंदी में सुरति मिश्र, श्रीपति और जगन्नाथ प्रसाद भानु का नाम आपको याद रखना है, जबकि संस्कृत में भामह, दंडी, वामन, रुद्रट, कुंतक और मम्मट का नाम लिया जा सकता है। काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन हैं? आचार्य भामा हैं और इन्होंने काव्य के 3 हेतु माने हैं। ये आप याद रखिएगा और यही 3 हेतु आपको अंत तक मिलेंगे। जी हाँ, तो हिंदी काव्य शास्त्र में काव्य हेतु कितने हैं? काव्य हेतु 3 हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको सबसे पहले बताया था आचार्य भामा ने। क्या बताया था? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। आचार्य भामा ने बताया कि काव्य के 3 हेतु हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। जबकि दंडी ने क्या कहा? दंडी ने इन्हीं में शब्द भेद किए, शब्दों में थोड़े से फर्क कर दिए और उनके नाम उन्होंने बताए। क्या फर्क किए? प्रतिभा के साथ उन्होंने नैसर्गिक जोड़ दिया, शास्त्र ज्ञान के साथ उन्होंने निर्मल जोड़ दिया और अमंद अभियोग कहा। अभ्यास मतलब अभियोग से है और व्युत्पत्ति का संबंध शास्त्र ज्ञान से है। ये बात अभी हम आपको आगे बताएंगे। जी हाँ, तो ये आपको अगर शब्द मिल जाएंगे, इन शब्दों के आगे, प्रतिभा के आगे आपको नैसर्गिक मिल जाए, शास्त्र ज्ञान के आगे या व्युत्पत्ति के आगे निर्मल व्युत्पत्ति मिल जाए, या अभ्यास या अभियोग के आगे आपको अमंद मिल जाए, तो आपको समझना है कि ये क्या है? ये दंडी के संबंध में बात हो रही है। काव्य शास्त्रीय आचार्य दंडी के संबंध में। आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है रुद्रट और कुंतक ने भामह की प्रतिभा के स्थान पर किसका प्रयोग किया है? शक्ति का प्रयोग किया है। यहां देखिए, इसको हमने अंडरलाइन किया है। ये शक्ति का उन्होंने प्रयोग किया है और शेष वही है। व्युत्पत्ति और अभ्यास को उन्होंने ऐसे ही रहने दिया है और प्रतिभा की जगह पर शक्ति का प्रयोग किया है। किसने? रुद्रट और वामन ने। नोट करिएगा इसको ऐसे, रुद्रट और वामन के आगे आप लिखिएगा शक्ति और साथ में व्युत्पत्ति और अभ्यास तो आपको पता ही है। राजशेखर ने क्या किया? राजशेखर ने शक्ति को ही काव्य का क्या किया? हेतु माना, लेकिन समाधि और अभ्यास ये दोनों कवित्व शक्ति को वे अलग से उद्भाषित करते हैं। ये बात आपको राजशेखर के संबंध में ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, काव्य हेतु में आचार्य मम्मट ने 3 काव्य हेतु बताए हैं। कौन कौन से? शक्ति, लोक व्यवहार और शास्त्र तथा काव्य आदि के अनुशीलन से प्राप्त निपुणता। जी हाँ, निपुणता को ही क्या कहा जाता है? व्युत्पत्ति कहा जाता है। काव्यज्ञ शिक्षा के लिए अभ्यास। वही 3 बातें हैं, बस क्या है? शब्दों में हेर फेर किया गया है। जी हाँ, शब्दों में क्या किया गया है? हेर फेर किया गया है, बाकी वही चीजें हैं। पंडित राज जगन्नाथ, इन्होंने प्रतिभा को ही काव्य का हेतु माना है। व्युत्पत्ति, अभ्यास को प्रतिभा का उन्मीलक माना है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संस्कृत काव्य शास्त्र में शब्द भेद से प्रायः 3 ही स्वीकार किए गए हैं। कौन? काव्य हेतु। और वे कौन कौन से हैं? प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति। ये चीज आपको क्या करना है? ये याद रखना है। 3 बातें ही याद रखनी है, प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति। दंडी का नाम आपको याद रखना है, भामा का नाम आपको याद रखना है, रुद्रट और कुंतक का नाम आपको विशेष रूप से याद रखना है। आगे देखते हैं,
काव्य हेतु को आगे बढ़ाते हैं और आगे किस चीज पर? संस्कृत काव्य शास्त्र में विवाद जो है हेतु पर नहीं है। किस पर विवाद है? हेतु का जो क्रम है, हेतु का महत्व है और हेतु का जो प्रभाव है, इसको लेकर के क्या है? विवाद है। अब ये विवाद किस प्रकार के आचार्यों के बीच है वही तीन बातें, उसको लेकर के नाम है प्रतिभावादी आचार्य। ये कौन कौन से हैं देखते हैं। वे आचार्य जो मात्र प्रतिभा को ही काव्य का हेतु मानते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत से आचार्य हैं, काव्य शास्त्रीय आचार्य हैं, जिन्होंने प्रतिभा को ही क्या माना है? सर्वोपरि माना है। जी हाँ, सबसे टॉप पर वो किसको रखते हैं? प्रतिभा को रखते हैं। ऐसे आचार्यों को क्या कहते हैं? प्रतिभावादी आचार्य कहते हैं। शेष अभ्यास और व्युत्पत्ति के लिए उन्होंने क्या कहा है कि जो प्रतिभा है उसी में ये सहयोग करते हैं, उसी का संस्कार करते हैं, ये इन्हें प्रतिभावादी आचार्य कहा जाता है। और इनमें नाम आता है किसका किसका? राजशेखर का, वामन का, हेमचंद्र का और जगन्नाथ का। ये आपको चार नाम याद रखने। प्रतिभावादी आचार्यों के अंतर्गत इनका नाम लिया जाता है। इन्होंने प्रतिभा को सर्वोपरि माना है। ये सभी आचार्य प्रतिभा को काव्य का हेतु और व्युत्पत्ति अभ्यास को प्रतिभा का उपकारक, संस्कारक और विभूषक बताते हैं। जी हाँ, योग करने के लिए उन्होंने व्युत्पत्ति और अभ्यास को लिया है, लेकिन मुख्य बात जो उन्होंने कही है वह क्या है? वह उन्होंने प्रतिभा को ही माना है। आगे क्या है? प्रतिभा के बाद जो है आप क्या आता है? निष्पत्ति आती है। तो उसके लिए क्या है? समन्वयवादी आचार्य आते हैं। दूसरी कोटि में कौन आते हैं? समन्वयवादी आचार्य आते हैं, जो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों का सम्मिलित रूप काव्य हेतु मानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, रुद्रट और मम्मट इस वर्ग में आते हैं। कौन कौन आते हैं? रुद्रट और मम्मट आते हैं। मम्मट का मत है शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास ये तीनों समष्टि रूप से काव्य के उद्भव, निर्माण और विकास के कारण हैं, अलग अलग तीन हेतु नहीं हैं। जी हाँ, इनका क्या मानना है? अब अंतर आप इनमें कैसे करेंगे? कहां आपको समस्या आती है? किस प्रकार अंतर करेंगे? आपको सीधा सा अंतर करना है कि जो प्रतिभा को जो है टॉप पर रखता है, प्रतिभा को प्रायोरिटी देता है, ऐसे आचार्य प्रतिभावादी आचार्य कहलाते हैं। वे कहते हैं कि अगर व्युत्पत्ति और अभ्यास ये कमजोर भी है या ये नहीं भी है, तो प्रतिभा से क्या होगा? जो है काव्य निर्माण के लिए जो कवि है वह सक्षम होगा। लेकिन जो समन्वयवादी आचार्य कहते हैं, वे कहते हैं कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीन चीजों को हम अलग अलग ना देख करके इनको क्या करेंगे? एक साथ देखेंगे, तभी जो है काव्य का निर्माण बेहतर तरीके से संभव हो पाता है। तीसरे वर्ग में कौन आते हैं? तीसरे वर्ग में वे लोग आते हैं जो प्रतिभा को स्थान ही नहीं देते हैं। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है? एक वर्ग ऐसा है जो प्रतिभा को ही सब कुछ मानता है, एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कि प्रतिभा के बिना काम चल जाएगा, दूसरा वर्ग ऐसा है जो कहता है निष्पत्ति और अभ्यास के साथ साथ प्रतिभा भी जरूरी है, और ये वर्ग है समन्वयवादियों का। तो हम तीसरे वर्ग में देखते हैं कौन कौन से आचार्य आते हैं। तीसरे वर्ग में वे आचार्य आते हैं जो काव्य हेतु में महत्वपूर्ण स्थान तो प्रतिभा को देते ही हैं, किंतु उसके अभाव में वे काव्य निर्णय की बात करते हैं, जबकि प्रथम दोनों वर्ग में आचार्य इसके बिना असंभव मानते हैं। इस वर्ग में किसका नाम आता है? दंडी का एकमात्र नाम आपको याद रखना है। समन्वयवादियों में दो नाम आपको याद रखना है, रुद्रट और कुंतक का। प्रतिभावादियों में चार नाम आपको याद रखना है, और जो तीसरा वर्ग है उसके अंतर्गत सिर्फ एक नाम है और वह है दंडी का नाम। उनका मत क्या है? उनका मत है कि यदि पूर्व संस्कारों से उत्पन्न प्रतिभा ना भी हो तो भी अध्ययन और अभ्यास के द्वारा सरस्वती की कृपा सेवकों पर अवश्य होती है। तात्पर्य यह है कि वे प्रतिभा की अपरिहार्यता को स्वीकार नहीं करते। जी हाँ, वे इसको मैंडेटरी नहीं मानते हैं। जो प्रतिभा है उसको क्या करते हैं? अपरिहार्य नहीं मानते हैं। उसके अभाव में उत्कृष्ट ना बन सके ऐसी बात वे स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि मध्यम श्रेणी का काव्य तो अवश्य बन जाएगा। ये किसकी धारणा है? ये धारणा है दंडी की। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं क्या? अब हम देखेंगे कि वे जो तीन चीजें हैं, प्रतिभा, निष्पत्ति और अभ्यास। जी हाँ, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये जो तीन चीजें हैं, इन तीनों के बारे में विद्वानों के क्या मत हैं, हम जरा इस पर भी बात करते हैं। प्रतिभा को जो है विद्वानों ने क्या किया है? सबसे महत्वपूर्ण माना है और सभी आचार्य इस पर एक मत है। दंडी को भी आप देख रहे हैं तो दंडी ने क्या कहा है? दंडी ने यह कहा है कि मध्यम श्रेणी का काव्य बनेगा। मतलब कि वे भी ये मान रहे हैं कि अगर प्रतिभा शामिल हो जाएगी तो क्या होगा?
उत्तम श्रेणी का काव्य हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रतिभा जो है इसको सभी आचार्यों ने एक मत से काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया है। प्रतिभा ही कवित्व का बीज है, बीज के अभाव में वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती है। उसी प्रकार प्रतिभा रहित व्यक्ति काव्य प्रणयन नहीं कर सकता है। यदि वह काव्य प्रणयन में प्रवृत्त होता है तो उसकी कृति उपहास योग्य ही होगी। एक नाम आपको याद रखना है, आचार्य जयदेव ने इस पर विशेष टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि प्रतिभा का महत्व प्रदर्शित करते हुए प्रतिभा रूपी बीज अंकुरित करने के लिए व्युत्पत्ति और अभ्यास रूपी मिट्टी और जल आवश्यक है। ये बात किसने कहा है? ये बात कहा है जयदेव ने। आगे देखते हैं, दंडी एकमात्र ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने प्रतिभा के अभाव में व्युत्पत्ति और अभ्यास मध्यम श्रेणी के काव्य प्रणयन की बात स्वीकार की है। अब देखिए, एक बात आपको और याद रखना है कि प्रतिभा के प्रकार, प्रतिभा 3 प्रकार की होती है, सहजा, आहार्या और औपदेशिकी। जी हाँ, पूर्व जन्म के संस्कारों से प्राप्त प्रतिभा क्या कहलाती है? सहजा प्रतिभा कहलाती है। ये परीक्षा में यहां से आपको प्रश्न बनता है, सहजा प्रतिभा कहलाती है, और दिया जाएगा आपको ये चीजें, और यहां से जो है आपको असमंजस में डालेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि पूर्व जन्म के संस्कारों से जो प्रतिभा प्राप्त होती है वह क्या कहलाती है? सहजा कहलाती है। इसके लिए आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपके अंदर स्वतः स्फूर्त प्रतिभा होती है। जी हाँ, ये आपके जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, ऐसा काव्य शास्त्रियों ने माना है कि जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं उसके फलस्वरूप आप में सहजा प्रतिभा आ जाती है। आपका जो काम होता है वो क्या होता है? शास्त्र अध्ययन और काव्य अभ्यास से जो प्रतिभा का आप निर्माण करते हैं, उस प्रतिभा को, या जो कवि है वो निर्माण करता है, तो उसको क्या कहते हैं? आहार्या कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। सहजा के लिए कुछ नहीं करना होता है, आहार्या के लिए ही विशेष रूप से प्रयास करना होता है। जी हाँ, और तंत्र मंत्र देवता और गुरु आदि के आशीर्वाद से जो प्रतिभा प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं औपदेशिकी। औपदेशिकी प्रतिभा कहलाती है तंत्र मंत्र देवता और गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त प्रतिभा। एक बात आपको अलग से ध्यान रखनी है कि अधिकतम विद्वानों ने प्रतिभा का ये जो 3 रूप है इसको स्वीकार किया है, लेकिन एक विद्वान काव्यशास्त्र में ऐसे आते हैं जिन्होंने प्रतिभा को अलग से परिभाषित किया है, और उनका नाम है राजशेखर। राजशेखर ने क्या कहा? राजशेखर ने कहा है कि कवि और सहृदय के आधार पर प्रतिभा के 2 भेद किए जा सकते हैं, और उनका नाम उन्होंने दिया है कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। अब ये जब ऐसे ऐसे टर्म आते हैं आपके सामने, सहजा प्रतिभा क्या है, आहार्या प्रतिभा क्या है, औपदेशिकी क्या है, कार्यत्री क्या है, भावत्री क्या है, और इसी चीज को जब आप समझ नहीं पाते हैं तो आपको लगता है कि यह काव्य शास्त्र तो मतलब कितना ही कठिन विषय है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। काव्य शास्त्र बहुत आसान विषय है और बहुत रोचक तरीके से आपको ये समझाया जा सकता है। पूर्व जन्म के संस्कार से प्राप्त प्रतिभा सहजा कहलाती है, शास्त्र ज्ञान और काव्याभ्यास से प्राप्त प्रतिभा आहार्या कहलाती है, तंत्र मंत्र देवता और गुरु के आशीर्वाद से जो प्रतिभा मिलती है वह क्या कहलाती है? औपदेशिकी कहलाती है। कार्यत्री भावत्री ये 2 शब्द जहां भी आएंगे वहां आप जो है राजशेखर का स्मरण करेंगे, क्योंकि राजशेखर ने जो है प्रतिभा के ये 2 आधार बताए हैं। क्या होता है कार्यत्री और भावत्री, ये भी आपको ध्यान रखना है। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति क्या है? व्युत्पत्ति का आशय है निपुणता से, और निपुणता का संबंध किससे होता है? ज्ञान। आप किसी चीज में निपुण तभी हो सकते हैं जब आपको उस चीज का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त हो। और ज्ञान कितने प्रकार का होता है? ज्ञान 2 प्रकार का होता है। ये अब ये देखिए, ज्ञान 2 प्रकार का, एक शास्त्रीय ज्ञान है और एक लौकिक ज्ञान है। अब ये शब्द इतने जटिल हैं काव्य शास्त्र के कि अगर इनको आपको खोलकर नहीं समझाया जाएगा, इनको व्यवस्थित तरीके से नहीं बताया जाएगा, तो यही चीजें आपको क्या होती हैं? समझ नहीं आती। शास्त्रीय से आशय ये है सैद्धांतिक ज्ञान से है, और लौकिक से आशय क्या है? व्यवहारिक ज्ञान से है। जी हाँ, मेथड आप जहां भी जो है अप्लाई करेंगे वहां क्या होगा? शास्त्रीय ज्ञान होगा। जी हाँ, और जहां आप प्रैक्टिकल करेंगे वहां क्या होगा? लौकिक ज्ञान होगा। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जब इन दोनों का आप ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ऐसे ज्ञान से क्या आएगी आपके अंदर, या कवि के अंदर क्या आएगी? निपुणता आएगी। शास्त्रीय ज्ञान अध्ययन जन्य होता है। जी हाँ, पढ़ाई लिखाई करके आप जो ज्ञान का अर्जन करते हैं वह शास्त्रीय ज्ञान कहलाता है। जी हाँ, क्लासिक्स कहलाता है, क्लासिकल कहलाता है। इसके लिए भारतीय आचार्यों ने काव्यशास्त्र, छंद शास्त्र, दर्शन, व्याकरण, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, शब्दकोश आदि का अध्ययन कवि के लिए अनिवार्य माना है। अब देखिए क्या है,
इन सब चीजों को आप अगर जानेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर जो है जो सैद्धांतिकी ज्ञान है वो क्या होगा, पुष्ट होगा। और इसीलिए इसकी बात की गई है, जब ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होगी तो आप क्या होगी, आपको निपुणता मिलेगी। इनका सम्यक ज्ञान होने पर कवि अनेक दोषों से बच जाता है। लौकिक ज्ञान क्या है? लौकिक ज्ञान के अंतर्गत लोक व्यवहार आता है, ध्यान रखिएगा। जी हाँ, लौकिक ज्ञान के अंतर्गत लोक व्यवहार आता है का सूक्ष्म निरीक्षण और परीक्षण होता है। कवि का शास्त्रीय ज्ञान तभी सफल हो सकता है जब उसे लोक व्यवहार का अच्छा ज्ञान हो। लोक निरपेक्ष शास्त्रीय ज्ञान अपूर्ण नहीं भयंकर भी होता। अब क्या यहाँ किस बात की गई है, आप जरा इसको गौर से समझिए। इसमें यह बात बताई गई है कि जैसे कि आप यूं समझ लीजिए कि आपके हाथ में कोई चीज दे दी जाए, कोई उपकरण दे दिया जाए जो है, तो उसका क्या है, आपको अगर मान लीजिए करंट आपके पास लाइट है, तो उसको क्या है, आपको दोनों ही चीजें पता होनी चाहिए कि ये किस प्रकार अप्लाई करने पर जो है इससे आप सुरक्षित रहेंगे और किस प्रकार इसको अप्लाई करने से आपको ये क्या है दिक्कत उत्पन्न करेगी। तो इस प्रकार से जब आपको दोनों ज्ञान होगा, शास्त्रीय ज्ञान मतलब जो है मेथड जो है और प्रैक्टिकल नॉलेज जब होगा, तब जाकर के काव्य की निर्मिति जो होगी वह अपने आप में क्या होगी, सुंदर होगी। तो व्युत्पत्ति से आशय क्या है, व्युत्पत्ति से आशय निपुणता से है और निपुणता का संबंध किससे है, ज्ञान से है। आगे देखते हैं अभ्यास। अभ्यास की बात की गई थी अभी। अभ्यास क्या होता है, निरंतर काव्य रचना का प्रयास करते रहना ही अभ्यास है। किसी भी चीज का निरंतर अभ्यास कर, निरंतर जो है प्रयास करना ही क्या कहलाता है, अभ्यास कहलाता है। जी हाँ, जैसे कि कहा गया है, करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। यानी क्या है कि अभ्यास जो है वो क्या है, जड़मति को भी सुजान बना देता है। जी हाँ, सुंदर ज्ञान वाला बना देता है। ये क्या कहा गया, निरंतर काव्य रचना का प्रयास करते रहना ही अभ्यास है। काव्य में सौष्ठव लाने के लिए अभ्यास आवश्यक वस्तु है। इसके अभाव में अनेक प्रतिभाएं ये प्रतिभा है, अनेक प्रतिभाएं कुंठित होकर नष्ट हो जाती हैं। काव्य मर्मज्ञों से शिक्षा प्राप्त कर उनके निर्देशन में काव्य अभ्यास काव्य हेतु है। अभ्यास काव्य रचना में क्या लाता है, परिष्कार लाता है। जी हाँ, उसको और बढ़िया बनाता है। जो उसके अंदर कमियां होती हैं उनको अभ्यास से आप क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। और ये जो गुण है ये न केवल काव्य हेतु के लिए बल्कि आपके लिए, परीक्षा के लिए, प्रतियोगियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे, आप बार बार इन चीजों को सुनेंगे तो आपको ये इसी प्रकार हूबहू याद हो जाएंगी। और अगर ऐसे आप इनको याद करते हैं तो ये आपने एक बार इनको देखा, इधर देखा उधर क्या हुआ, भूल गए। लेकिन आप बार बार इन चीजों को देखिए, यकीन मानिए ये चीजें आपके जहन में जो है इसी प्रकार से बैठ जाएंगी। एक एक शब्द आपको याद आएगा। परीक्षा हाल में जब आप बैठे होंगे तो आपको हाईटेक हिंदी के वीडियो के एक एक शब्द याद आएंगे, अगर उनको आपने अच्छे से और बार बार देखा है। कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, काव्य शास्त्र जो है उसमें काव्य हेतु की अगर बात की जाती है तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीन ही काव्य हेतु हैं। मुख्य रूप से तीन काव्य हेतु हैं और इन्हीं को विद्वानों ने अलग अलग तरीके से क्या किया है, व्याख्यायित किया है, अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। तो ये एक पूरा वीडियो रहा किस पर, काव्य शास्त्र पर। क्या सीखा आपने, ये आप हमें उत्तर दे करके बताएंगे। ये जो सारी बातचीत हमने की है आप कमेंट बॉक्स में हमें उत्तर जरूर दीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आपने वीडियो देखा और आपने वीडियो को ध्यान से देखा। हम आपके लिए ऐसे प्रामाणिक वीडियो लाते रहेंगे और आप हाईटेक हिंदी से जुड़े रहें और अपने मित्रों के बीच जो है वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए पाश्चात्य काव्यशास्त्र और काव्यशास्त्र के अन्य विषयों पर वीडियो ला सके। पहला प्रश्न, काव्य हेतु का अर्थ क्या है? एक शब्द में आपको उत्तर देना है इसका, काव्य हेतु का अर्थ क्या है। दूसरा प्रश्न, प्रयोजन और हेतु में अंतर क्या है। तीसरा प्रश्न, भामा ने कुल कितने काव्य हेतु माने हैं। चौथा प्रश्न, किसने प्रतिभा के स्थान पर शक्ति नाम दिया है। पांचवा प्रश्न, आचार्य मम्मट ने काव्य हेतु के 3 नाम कौन कौन से दिए हैं। प्रतिभावादी आचार्यों के नाम बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। उस आचार्य का नाम जिसने प्रतिभा को अनिवार्य नहीं माना है, प्रतिभा को बीज रूप जबकि व्युत्पत्ति और अभ्यास को मिट्टी और जल किसने माना है। प्रतिभा कितने प्रकार की होती है आप कमेंट करके हमें बताएंगे। तंत्र मंत्र गुरु के आशीर्वाद से प्राप्त प्रतिभा क्या कहलाती है, ये आप जो है हमें कमेंट करके बताएंगे। तो इस प्रकार ये रहा काव्य हेतु पर एक पूरा वीडियो।
अगला वीडियो काव्य प्रयोजन पर हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं, लेकिन यह जो है वीडियो जो आपने देखा है इस पर आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने मित्रों के बीच साझा जरूर करिएगा, ताकि हम आपके लिए नया वीडियो और पूरा वीडियो बहुत जल्दी ला सके। साथ में हम आपके सुझाव आमंत्रित करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा इसके संबंध में भी आप अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।